नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 5 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं 6th क्लास का, जिसमें हम बात करेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। अब देखिए जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसका मतलब क्या है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे जो जीव जंतु है वो रहते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट हैं, एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और इन सभी में एक कुछ कुछ विविधताएं या फिर कुछ कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ह्यूमंस हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम लैंड पे रहते हैं और हम पानी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ, यूँ है कि हम स्विमिंग कर सकते हैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा टाइम तक पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जल में रहने वाले ऐसे जानवर हैं जो पानी में ही रहते हैं और कभी कभी वो ज़मीन पर आते हैं। वैसे उनका जो मेन नॉर्मल हैबिटेट है वो उनका पानी ही है। उसके अलावा बात करें, जैसे कि आपके बहुत सारे पक्षी है वो आसमान में उड़ते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस है वो नहीं उड़ सकते। लैंड पर रहने वाले जानवर नहीं उड़ सकते, पानी में रहने वाले नहीं उड़ सकते, हवा में रहने वाले अलग हैं। ठीक है, अब इनमें एक चीज़ नॉर्मल क्या है कि इंसान जो है वो पानी में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम जा नहीं सकते, जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। और पानी में रहने वाले जैसे कि टर्टल हो गया, पेंगुइन्स हो गया, वो भी ज़मीन पर आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन पर नहीं आ सकते, आ सकते हैं। बर्ड्स की अगर बात करें, नॉर्मली बर्ड्स उड़ते हैं लेकिन वो ज़मीन पर भी चल सकते हैं, ज़मीन पर भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि तीन तो अलग अलग हिस्से हैं। पहला एक ज़मीन है, उसके बाद एक पानी है, एक हवा है। तो ये तीन डोमेन्स हो गए अर्थ के, तीन मतलब कि अलग अलग एरियाज हो गए अर्थ के। इन्हीं को क्या है नाम दिए गए हैं। जैसे कि जो ज़मीन पर रहने वाले हैं या फिर ज़मीन जो है उसको नाम दिया गया है लिथोस्फीयर। लिथोस का मतलब ज़मीन, ठीक है, लिथोस्फीयर। उसके बाद जो आपका पानी वाला है उसको बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर, और जो आपका हवा वाला है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये तीन मेजर डोमेन्स हो गए अर्थ के, जहाँ पर अलग अलग तरह के जो प्राणी हैं, जानवर है वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें, एक और आपका डोमेन है, वो है आपका बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज द एरिया जो इन तीनों के बीच में लाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस पानी में भी जा सकते हैं, टर्टल्स पानी से बाहर भी आ सकते हैं, बर्ड्स आपके ज़मीन पर भी चल सकते हैं। तो इन्हीं के बीच का एक एरिया जहाँ पर ये तीनों एरियाज मिलते हैं वो आपका बायोस्फीयर है। अब लिथोस्फीयर आप शो किया गया, ये आपका लिथोस्फीयर हो गया, दिस इज योर हाइड्रोस्फीयर हो गया, एंड दिस इज योर एटमॉस्फेयर। अब इन तीनों के बीच का ये वाला हिस्सा, इसको बायोस्फीयर कहा जाता है। बायोस्फीयर का मतलब क्या? जहाँ पर आपके पेड़ पौधे होते हैं, जानवर भी रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी है, जड़ी बूटियाँ भी है, सब कुछ है, पानी भी है, तो वो आपका बायोस्फीयर हो गया। ठीक है, तो अगर अब देखा जाए तो चार मेन डोमेन्स हमें नजर आ रहे हैं। एटमॉस्फेयर हो गया, उसके बाद आपका लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया। चार ऐसे अलग अलग डोमेन्स हो गए। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो लिथोस्फीयर है, लिथो का मतलब क्या होगा? लिथोस मतलब होता है आपका रॉक्स, पत्थर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर क्या है? वो वाली लेयर है जो अर्थ क्रस्ट वाली है, ये वाली जो जमीन है। ठीक है, उसको आप समझ लीजिए सिंपली, जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, बिल्डिंग बनती हैं, वो सारी जमीन को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो लिथोस्फीयर की लेयर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जहाँ गाड़ियाँ चलती है, पेड़ पौधे लगते हैं, वो सब आपका लिथोस्फीयर है। तो जो ओशन वाला हिस्सा है, समुद्र वाला हिस्सा है, क्या उसके नीचे ज़मीन नहीं है? डेफिनेटली उसके नीचे भी ज़मीन है। जहाँ पर आपको ज़मीन नज़र आ रही है, अब यही ज़मीन जो ओशन वाले हिस्से में वहाँ थोड़े नीचे है, तो उसके ऊपर पानी भरा पड़ा है। तो लिथोस्फीयर है तो है ना, यहाँ पर भी लिथोस्फीयर है, यहाँ पर भी लिथोस्फीयर है, यहाँ पर भी लिथोस्फीयर है। तो इसका मतलब क्या है कि लिथोस्फीयर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो वाली लिथोस्फीयर, या तो एक वो वाली लेयर जो कि कॉन्टिनेंट्स पे हैं। कॉन्टिनेंट इन द सेंस जैसे कि एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर ज़मीन है। और एक आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, क्योंकि कॉन्टिनेंट पे है ना ये लिथोस्फीयर, तो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। और एक आपकी दूसरी लिथोस्फीयर जो हो जाएगी वो हो जाएगी ओशियानिक लिथोस्फीयर। ओशियानिक मतलब जो ओशंस के नीचे ज़मीन है। कॉन्टिनेंट वाले तो वही है जो कॉन्टिनेंट्स पर जमीन नजर आती है, और ओशियानिक मतलब जो ओशन मतलब समुद्र का जो पानी है उसके नीचे भी तो जमीन होगी, पानी किसी चीज पे तो खड़ा ही होगा, तो वो जो उसके नीचे वाली जमीन है उसको बोलते हैं ओशियानिक लिथोस्फीयर। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिथोस्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो ओशंस है वहां पर
बहुत जो आपकी ये लिथोस्फीयर है उसकी जो डेप्थ होती है, गहराई होती है, वो कम होती है। आप यहीं से एग्जांपल उठा कर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डेप्थ है लिथोस्फीयर की ये थोड़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डेप्थ थोड़ी कम है, बट है दोनों लिथोस्फीयर ही। ठीक है, अब आगे अगर बात करें किस तरह से ज़मीन वाली लिथोस्फीयर आपको नजर आएगी, तो इस तरह से आपकी ज़मीन वाली लिथोस्फीयर होगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग कलर में अलग अलग लेयर्स जो है वो नज़र आ रही हैं हमें। ये है, उसके बाद ये वाले लेयर है। तो ये होता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे हुई? देखिए हमारी जो अर्थ है ना उसको बने हुए 4 बिलियन ईयर हो चुके हैं, 4 बिलियन ईयर्स। ठीक है, लगभग 4 बिलियन ईयर हो चुके हैं हमारी अर्थ को बने हुए। अब 4 बिलियन ईयर्स में जो पत्थर थे यहाँ पर वो धीरे धीरे टूटे भी हैं, कुछ बने भी हैं, कुछ टूटे भी हैं। और ये जो यहाँ पर लिथोस्फीयर की डेप्थ नज़र आ रही है, ये अगर पूरी पृथ्वी की मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो अर्थ की सिर्फ ऊपर की छोटी सी लेयर है, पतली सी लेयर है जो लिथोस्फीयर हमारी जो हमें नज़र आ रही है। उसके बाद ये वाली बीच वाली लेयर, इसको तो खैर मेंटल बोला जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मेंटल ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में आपको नजर आएगी, लेकिन ये ऊपर वाली जो लेयर है ना, ये वाली जो हमने ड्रॉ की है, ये वाली आपकी लिथोस्फीयर है, और ये बहुत पतली लेयर है, ऐसा नहीं है कि बहुत मोटी है। अब मैं बोल रहा हूँ पतली लेयर है, इसका मतलब कितनी पतली है? अगर आप इसका कंपैरिजन मेंटल के साथ करेंगे जो उससे नीचे वाली लेयर है, तो उसके कंपैरिजन में ये पतली है। वैसे अगर देखा जाए तो लिथोस्फीयर की जो गहराई है वो आपको 30-40 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। ठीक है, कॉन्टिनेंट पे 30-40 और ओशन पे आपकी 8-10 किलोमीटर के अराउंड भी देखने को मिलती हैं। तो अब ये अगर गहराई की बात करें, 10 किलोमीटर गहराई भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मेंटल के कंपैरिजन में बात करें तो जो मेंटल जो दूसरी वाली लेयर है उसकी गहराई कई 1000 किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक जो है मेंटल की गहराई देखने को मिलती है, तो बहुत ज़्यादा है। खैर हम उतना आगे नहीं जाएंगे। फिलहाल हमने बात किया कि लिथोस्फीयर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, और ये आपकी कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है जहाँ ज़मीन बनी हुई है, और ये आपकी ओशियानिक लिथोस्फीयर है। ओशन है, यहाँ पे सारा पानी है, उसके नीचे भी तो ज़मीन है, तो इसको ओशियानिक लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी लिथोस्फीयर है इस पे कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, कई गहरे गहरे गड्ढे भी हैं। जैसे पहाड़ों की बात करें तो बात की जा रही है माउंट एवरेस्ट की। 8,848 मीटर हाइट के साथ माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक है जो हमारे लिथोस्फीयर पे है। और उसी के साथ अगर आप ओशन में चले जाएंगे तो पैसिफिक ओशन है हमारा, प्रशांत महासागर, वहां पर सबसे गहरी एक खाई भी है जिसको हम बोलते हैं मरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। मरियाना ट्रेंच की डेप्थ कितनी है माउंट एवरेस्ट की? अगर देखिए इसको किलोमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8 किलोमीटर के अराउंड रहेगी। अब 8 किलोमीटर देखने में तो ऐसे मतलब सुनने में थोड़ा कम लगता है, बट आप इमेजिन करके देखिए 8 किलोमीटर आपके घर से कोई डिस्टेंस हो, किसी भी जगह का डिस्टेंस हो, और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे करते करते 8 किलोमीटर आएगा। अब उस 8 किलोमीटर को आपको स्ट्रेट वर्टिकल खड़ा करना है आसमान की तरफ को, ऊपर को, तब आप समझ पाएंगे कि 8 किलोमीटर हाइट बहुत ज़्यादा है। और जो गहराई की मैं बात करूं तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी आपकी 11 किलोमीटर के अराउंड जाएगी। तो 11 किलोमीटर गहराई मतलब पृथ्वी से आप नीचे की डायरेक्टली खोदना स्टार्ट करें तो 11 किलोमीटर गहराई बहुत ज़्यादा होगी। उतनी गहरी एक मैरियाना ट्रेंच हमें पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। ये नेचुरली फॉर्म्ड है, इंसानों ने नहीं बनाई है, अपने आप से नेचर ने बना रखी है। अब देखिए जो ये हम हाइट या फिर डेप्थ जो मेजर करते हैं वो मेजर कैसे करते हैं? कि क्या हम यूं कहें कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में सिचुएटेड है तो नेपाल की ज़मीन से वो 8 किलोमीटर ऊपर है? ऐसा नहीं है। देखिए हम हाइट मेजर करते हैं, चाहे पहाड़ हो चाहे समुद्र के अंदर गहरी खाई हो, हम मान के चलते हैं कि ये हमारा ओशन है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ओशन जो है वो सिचुएटेड है, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, ओशन वाटर है। अब उससे आगे ज़मीन आ गई, ज़मीन पर ही आपका पहाड़ है जो कि 8 किलोमीटर जिसकी हाइट है। ठीक है, ये आपका ओशन है। अब ओशन मैंने बताया कि नीचे लिथोस्फीयर न्यू जाएगी, इस तरह से जाएगी, और जहाँ पर आपकी ये मरियाना ट्रेंच है। तो हम हाइट कहाँ से मेजर करेंगे? हम हाइट मेजर करेंगे यहाँ से, सी सरफेस से। सी सरफेस से इतना डीप, ये आपका 11 किलोमीटर मरियाना ट्रेंच। सी सरफेस से इतना ऊपर, यहाँ से मेजर किया, यहाँ से इतना ऊपर, ये आपका क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर जाएगी कि हमने हाइट कहाँ से मेजर करते हैं, सी सरफेस से मेजर करते हैं। आगे बात करें कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अब लिथोस्फीयर मैंने बताया ओशियानिक है, कॉन्टिनेंटल है, तो हम कॉन्टिनेंट्स में देखेंगे कि लिथोस्फीयर के कॉन्टिनेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो देखें अगर तो हमारे यहाँ पे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट मतलब ज़मीन सिंपली। ठीक है, और इसमें से एशिया जो है वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट जो है वो एशिया है।
और ये आपका कितना कवर करता है, 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। पूरी जमीन जितनी है अर्थ पर, उसमें से जो 1/3 एरिया है वो सिर्फ एशिया ही कवर करता है। उसके बाद बात करें, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब इसका मतलब क्या क्या है, देखिए ये हमारा पूरे कॉन्टिनेंट का जो आपको मैप नजर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देयर आर द 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट है, मतलब जमीन के क्षेत्र हैं। इनमें से हमने कहा कि सबसे बड़ा जो हमें नजर आता है वो कौन सा है, वो एशिया है। तो एशिया कहाँ नजर आ रहा है हमें, ये वाला हिस्सा सारा एशिया का है, ठीक है, ये सारा हिस्सा एशिया का है, और ये सबसे बड़ा है साइज में जितने भी दूसरे कॉन्टिनेंट हैं उनके कंपैरिजन में। अब इन्होंने कहा कि एशिया क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ईस्टर्न बोले तो हमने एक एक्चुअली लाइन खींची है यहाँ पे अर्थ में, सेंटर में एक लाइन खींची है। अगर आपने हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला चैप्टर लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, हमारी यहाँ पे प्ले लिस्ट में अवेलेबल होगा। वहाँ हमने क्लियरली डिटेल में समझाया है कि ये लाइंस जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स क्या है, और ये जो 0 डिग्री हम यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, तो लेक्चर अब आपसे देख सकते हैं। तो ये लाइन जो है 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन है। इस लाइन के इधर जितना भी हिस्सा है वो सारा ईस्ट में है, तो एशिया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है हम कहेंगे, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच से पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने डिस्कस किया था कि 23.5 डिग्री जो जाती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ से जा रही है। तो एशिया के सेंटर से हमें नजर आ रही है कि यहाँ से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। उसके अलावा बात करें तो ये कॉन्टिनेंट जो है यूरोप से अलग होता है। अब यूरोप कहाँ पर है देखेंगे तो यूरोप आपको नजर आ जाएगा कि ये वाला हिस्सा जो है वो यूरोप है, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह पर यूराल माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करती हैं एशिया सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स। और इन दोनों को अगर बात करें, एशिया और यूरोप को अगर आपको एक वर्ड से बताना हो कि ये दोनों हिस्से क्या हैं, तो एक वर्ड भी है इनके लिए, उसको बोला जाता है यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, तो ये पूरा हिस्सा जो है आप इसको यूरेशिया कहकर बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्टिनेंट। आगे अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। पूरे जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट आपको कॉन्टिनेंट नजर आएगा यूरोप, ठीक है। और यूरोप कहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये वाला हिस्सा आपका यूरोप का हिस्सा है। इज दी मच स्मॉलर देन द एशिया, द कॉन्टिनेंट लाइज वेस्ट टू द एशिया, ये वेस्ट में लाई कर रहा है। आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, आर्कटिक सर्कल एक लाइन है यहाँ पर गुजरती है 66.5 डिग्री, ये आपकी यूरोप के सेंटर से होकर गुजरती हैं, ठीक है। और यूरोप अगर देखा जाए तो आपका क्या है, तीनों तरफ से ये पानी से कवर्ड है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, तो तीनों तरफ से पानी से कवर्ड है। उसके बाद अगर बात करें, अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर द एशिया, तो अफ्रीका कहाँ पे नजर आ रहा है हमें, अफ्रीका इसके नीचे नजर आ रहा है, यूरोप के नीचे, ये वाला आपका अफ्रीका है। ये आपका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब पहला ये होगा, दूसरे नंबर पर ये अफ्रीका होगा साइज के मामले में अगर हम बात करें। और इक्वेटर जो है, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री वाली लाइन, ये लाइन जो यहाँ पे नजर आ रही है, ये अफ्रीका के सेंटर से गुजरती हुई हमें नजर आ रही है। और अफ्रीका के साथ साथ 0 डिग्री के साथ साथ यहाँ पर 23.5 डिग्री की जो साउथ वाली लाइन है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ क्या बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं, या फिर मकर रेखा हिंदी में बोलते हैं, 23.5 डिग्री वाली, वो भी गुजरती हैं। तो आप यूं मान के चलिए कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से आपकी इक्वेटर और साथ में साथ आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, दोनों इस कॉन्टिनेंट के बीच से गुजरती हुई हमें नजर आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद सहारा डेजर्ट अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, वो भी अफ्रीका में नजर आता है। सहारा डेजर्ट एक्चुअली क्या है, आपका रेगिस्तान है, ठीक है। तो पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है वो यहाँ पर अफ्रीका के अंदर नजर आता है हमें, सहारा डेजर्ट, ठीक है। और ये कॉन्टिनेंट अगर बात करें तो ये सभी तरफ से ओशन से बाउंडेड है। यूरोप की बात करें तो 3 साइड से ओशन है, और अफ्रीका की बात करें तो चारों तरफ से ओशन है, यहाँ 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 और ऊपर, इवन ऊपर से भी ओशन ही ओशन है, चारों तरफ से ओशन से बाउंडेड है, ठीक है। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट जो हमारा है, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इट इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ द पनामा। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये नॉर्थ अमेरिका आपका क्या है,
पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो जाएगा साइज में, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका क्या है, तीसरे नंबर पे साइज में आता है। और एक नैरो चैनल, मतलब देखेंगे आप यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है जमीन के साथ, साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि जो ये कनेक्शन बन रहा है इन दोनों के बीच में, दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में, यहाँ पे ना एक कंट्री है जो ये आपको ब्लू कलर में रिप्रेजेंट की जा रही है, इसे पनामा कहा जाता है। पनामा कंट्री है, पनामा एक कैनाल भी है, वो आगे देखेंगे हम। देखिए पनामा कंट्री है, ये कंट्री क्या करती है, साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ने का काम करती है। इसे इस्थमस ऑफ पनामा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट आपका कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब अगर इस चीज़ को हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ध्यान दीजिएगा, ये रही आपकी 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से टोटली ऊपर है तो कंप्लीटली नॉर्दर्न एरिया में है, और ये वाली 0 डिग्री की कंप्लीटली इस साइड है तो हम कहेंगे ये नॉर्थ अमेरिका कंप्लीटली नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नजर आ रहा है, क्योंकि कंप्लीटली इस हिस्से में है तो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में नजर आ रहा है। उसके बाद बात करें आपका साउथ अमेरिका, ये सदर्न हेमिस्फीयर में नजर आ रहा है आपको, लेकिन कुछ पार्ट आपका इक्वेटर से ऊपर भी है, तो हम यूं नहीं कह सकते कि ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन हाँ, मेजर पोर्शन जो है, ज़्यादातर जो हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर में हमें नजर आ रहा है साउथ अमेरिका का। यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो रन करती है नॉर्थ से साउथ, जिसका नाम है एंडीज। देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में 2 माउंटेन रेंजेस रन करती हैं। पहले हम आपको साउथ अमेरिका बताते हैं। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज रन कर रही है जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट है, और उसका नाम क्या है, एंडीज, ठीक है। इसी के साथ जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर भी एक माउंटेन रेंज रन कर रही है जिसका नाम है रॉकीज। ये आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो एंडीज है उसकी खास बात क्या है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। इससे आगे अगर बात करें, नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आपका दक्षिणी हेमिस्फीयर में लाई करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, या फिर इसे ओशनिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपका चारों तरफ से पानी से कवर्ड है, और हम इसे कह सकते हैं कि ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है। देखिए आइलैंड क्या होता है, आइलैंड एक ऐसी जमीन है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आइलैंड का साइज छोटा होता है। ऑस्ट्रेलिया का साइज अगर आइलैंड के साथ आप कंपैरिजन करेंगे, द्वीप के साथ, तो बहुत बड़ा है। वैसे अगर आप कॉन्टिनेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो उनमें ये सबसे छोटा आपको कॉन्टिनेंट नजर आ जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, जो कि दक्षिण हेमिस्फीयर में है। उसके बाद बात करें एंटार्क्टिका के बारे में। एंटार्क्टिका आपका सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है कंप्लीटली। एंटार्क्टिका अगर आप देखना चाहें तो ये आपका एंटार्क्टिका रहा। अब ये कहाँ पर है, देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया ओशनिया वाला हिस्सा है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा है, और अगर इस मैप पे दिखाएं ये यूरोप वाला हिस्सा हो जाएगा, और ये वाला कंप्लीट आपका पूरा वर्ल्ड मैप का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पर आपको एंटार्क्टिका नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ छोटा सा मेंशनिंग इसकी नज़र आ रही है, तो ये यहाँ पर आपको एंटार्क्टिका दिख रहा है। अब ये एंटार्क्टिका अगर हम इस अर्थ को थोड़ा सा उल्टा करेंगे तब हमें एंटार्क्टिका पूरा नजर आएगा, और तब कैसा नजर आएगा, इस तरह से। अब ये ऊपर अफ्रीका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, और ये वाला हिस्सा आपका एंटार्क्टिका का है। तो ये आपका 7th कॉन्टिनेंट हो गया, जो कि बिल्कुल कंप्लीटली साउथ पोल के अराउंड नजर आता है, ठीक है। हमारे 2 पोल है अर्थ के, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो सदर्न पोल में आपको नजर आ जाएगा। ये ह्यूज कॉन्टिनेंट है, साइज में अच्छा खासा बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये कॉन्टिनेंट जो आपका कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, ये कंप्लीटली फ्रिजिड है, कंप्लीटली जमा हुआ है। बर्फ यहाँ पे परमानेंटली रहती हैं, बड़ी थिक आइस शीट्स हैं, 7-8 किलोमीटर तक जो है मोटी मोटी बर्फ की परतें जो है इस कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलती हैं। वहाँ पर कोई रहता नहीं है, मतलब इस तरह कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, लेकिन हाँ रिसर्च पर्पस के लिए कंट्रीज के जो बेसिस हैं वहाँ पर नजर आ जाएंगे। जैसे अगर भारत की ही मैं बात करूँ तो भारत का मैत्री और भारती 2 ऐसे रिसर्च स्टेशन है जो अंटार्कटिका में हैं। अब वहाँ पर रिसर्च स्टेशन क्यों है, देखिए इस वजह से, क्योंकि अंटार्कटिका में बर्फ़ है और कोल्ड टेम्परेचर के अंदर ज़्यादातर चीज़ें प्रिजर्व रहती हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अंटार्कटिका को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ से हमें ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में पता लग जाएगा कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, कौन कौन सी स्पीशीज ह्यूमंस के आने से पहले इस अर्थ पे रह चुकी हैं, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर हो सकती हैं, क्योंकि वो सारी बर्फ़ के नीचे दबी हुई हैं। तो इसलिए वहाँ पे रिसर्च स्टेशन होते हैं। तो ये हमने 7 कॉन्टिनेंट के बारे में स्टडी कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। देखिए हमने क्या किया, हमने बात किया था कि हमारा जो डोमेन्स है उसमें लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और बायोस्फीयर है। तो हमने लिथोस्फीयर स्टडी कर लिया, उसमें कॉन्टिनेंट आते हैं आपके सारे, वो स्टडी कर लिया। अब हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर, पानी के बारे में। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि 71% ऑफ द एरिया जो है अर्थ का
इट इज कवर्ड बाय द वाटर। कि पूरी पृथ्वी पे अगर आप देखेंगे तो इस मैप पे अगर आप देखें तो क्या नजर आ रहा है कि ज्यादातर हिस्से में तो पानी ही है, इस पूरे हिस्से में पानी ही है। 71% हिस्सा जो अर्थ का है वहां पर पानी है, और बाकी जो आपका 29% रह जाता है उसमें आपकी जमीन है। ठीक है, तो ये जो 71% पानी वाला हिस्सा है इसी को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। और हाइड्रोस्फीयर के अंदर अगर बात करें तो इसमें आपका लेक्स भी आ जाएंगे, ग्लेशियर्स भी आ जाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर भी आ जाएगा, वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाष्प बने हुए पानी हैं वो भी आ जाएगा। और आपका इन सब चीज़ों को अगर आप काउंट करेंगे तो मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन एंड दैट इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर हम स्टार्टिंग से देखें कि 71% तो अर्थ के ऊपर पानी है और ये हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। और इसके अंदर आपका लेक्स भी आ जाएंगी, झीलें भी आ जाएंगी, नदियां भी आ जाएंगी, ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ पे पानी है वो सब आ जाएगा। अब जो ये पानी बनेगा ये मान लीजिए 100% बना, ठीक है, 71% तो अर्थ का है ना। अब उस 71% को जो 71% है वो पानी है, अब उसमें हम 100% मान के चले कि इतना पानी है हमारे यहाँ पर, तो उस 100% पानी में से जो 97% जो पानी है वो आपका ओशंस में है, समुद्र के अंदर है, ठीक है, महासागरों में है। सिर्फ 3% ही ऐसा पानी रह जाता है जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, या तो वो नदियों में होगा, या तो वो झीलों में होगा, या फिर वो तालाब में होगा, या फिर वो अंडरग्राउंड वाटर होगा, जमीन के नीचे जो पीने वाला है। तो ये आपका 3% पानी ही है जो ह्यूमंस पीते हैं या फिर जानवर पीते हैं। लेकिन जो 97% जो पानी है वो समुद्र के अंदर नजर आता है, और वो पानी हम पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। देखिए, जितना भी हम पानी पीते हैं, नलके वाला या फिल्टर वाला जो भी पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, उस पानी में भी नमक होता है, लेकिन उसमें नमक का कंटेंट इतना होता है कि ह्यूमंस इजीली उसे पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, और उससे कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन जो ओशन के अंदर पानी होता है उसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उस पानी को पिया नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमारे लिए अब मान के चलिए कि सिर्फ 3% ही ऐसा वाटर है जो अवेलेबल है पीने के लिए। ये रहा आपका हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर वर्क किस तरह से करता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर में क्या है, देखिए, ओशन है, ओशन पे सूरज की रोशनी पड़ती है, यहाँ से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होकर पानी ऊपर जाता है। जिस तरह से हम चाय की केतली में चाय बनाते हैं तो पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, और वहाँ पर इवेपोरेट होने के बाद जैसे जैसे वो आसमान में जाता है, ऊपर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। मतलब आप मान के चलिए कि जमीन पे अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे, आसमान में जाएंगे, टेम्परेचर कम होगा, इवन आपका माइनस में चला जाएगा। तो ये जो हवा ऊपर जाती है ना, पानी जो गर्म होकर वाष्प बन के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो कंडेंसेशन वहाँ पे स्टार्ट होता है, मतलब दोबारा से वो वाष्प से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। फिर ऊपर बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद अगेन फिर वो एज अ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, स्नोफॉल जमीन पर आते हैं, और फिर वो स्नोफॉल या फिर रेनफॉल क्या करती हैं, नदियों में पानी जाता है, और नदियों का पानी फिर से समुद्र के अंदर जाता है, और समुद्र से फिर वो प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। इसी को आपका वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ द आइस शीट। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, 97% तो ओशन में मिल गया हमें, जो बाकी का 3% बचा है पानी, वो कहाँ पर है, वो आइस शीट्स में है, ग्लेशियर्स में है, हिमालयाज में है, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनके ऊपर एज अ बर्फ जमे हुए हैं। और बाकी स्मॉल परसेंट जो वाटर है वो आपका ह्यूमन यूज के लिए बचता है। बाकी का जो बचता है 3% में से भी जो बाकी का बचता है वो ह्यूमन यूज कर सकते हैं पीने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि 71% पूरी अर्थ का पानी है, फिर भी हम उस पानी को पी नहीं सकते। इसलिए स्कैरसिटी जो है वाटर की हमें नजर आती है। समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते, जो बचा जो 3% है वही पीना पड़ेगा। अब वो जो 3% है वो आपका कहाँ है, या तो बर्फ के तौर पे जमा हुआ है, या फिर आपको अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है, थोड़ा बहुत आपका जमीन पे हमें देखने को मिल जाता है नदियों के अंदर। तो इस वजह से पानी की शॉर्टेज भी होती है हमारे प्लेनेट पे। ओशन वाटर और ऑलवेज मूविंग, द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर आर द वेव्स, टाइड एंड द ओशन। अब देखिए क्या है, ओशन का वाटर हमेशा मूव करता है। मूव इन द सेंस, आप जब भी कभी आपने पिक्चर्स या फिर किसी वीडियो के अंदर देखा होगा तो हमेशा आपको ओशन का जो पानी है वो स्टेबल तो कभी नज़र नहीं आया होगा, हमेशा वो मूव करता हुआ ही नज़र आया होगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। तो ये जो मूवमेंट होती है ओशन की वाटर की, इसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग, हाइट के हिसाब से कि पानी कितना ऊपर उठकर बह रहा है ओशन के अंदर, या फिर वो
ओशन सरफेस पे ही मूव कर रहा है, धीरे मूव कर रहा है, तेज मूव कर रहा है, उसके बेसिस पे हम इन्हें 3 नाम देते हैं। ओशन के अंदर जो पानी मूव करता है हम उसे वेव्स भी कहते हैं, टाइड्स भी कहते हैं, ओशन करंट्स भी कहते हैं। आगे हम जैसे जैसे धीरे धीरे पहुंचेंगे, +2 तक पहुंचेंगे, 12 तक पहुंचेंगे, आपको इन तीनों के अंदर इजीली डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि वेव्स और टाइड्स और ओशन करंट में क्या फ़र्क है। अगर बात करें ओशंस की, तो जिस तरह से कॉन्टिनेंट 7 थे, उसी तरह से हमारे जो मेजर ओशंस हैं वो आपके कितने हैं? 5 हैं, जिसमें आपका पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, ये सारे आपको नजर आ जाएंगे। और जिस हिसाब से हमने बताया है इसी ऑर्डर में इनका क्या है? साइज भी है। तो सबसे बड़ा हम क्या देखेंगे? सबसे बड़ा आपका पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक सबसे बड़ा है, देन अटलांटिक है, देन इंडियन ओशन है, देन सदर्न ओशन है, और उसके बाद आपका आर्कटिक ओशन है। तो ये 5 ओशन आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, तो हमने क्या बोला? पैसिफिक ओशन, ये वाला पैसिफिक ओशन है नंबर 1, अटलांटिक ओशन नंबर 2, इंडियन ओशन नंबर 3, और नीचे की तरफ आपका सदर्न ओशन है। ठीक है, ये नीचे की तरफ को रहेगा अंटार्कटिका के पास, और ये ऊपर जो होगा ये आर्कटिक ओशन। तो इस हिसाब से हमारे जो 5 ओशन हैं हमें देखने को मिलते हैं। बात करें पैसिफिक की, सबसे बड़ा ओशन है, इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, पूरी जमीन जो अर्थ है हमारे उसके 1/3 हिस्से में पैसिफिक ओशन ही हमें नजर आता है। मैरियाना ट्रेंच जो हमने बात की थी वो भी इसी ओशन के अंदर है, डीपेस्ट पॉइंट है हमारी अर्थ पे, सबसे गहरा। और पैसिफिक ओशन जो है ऑलमोस्ट इन दी सर्कुलर शेप है। सर्कुलर शेप किस तरह से आपको नजर आएगा? देखिए, अगर पॉसिबल हो पाया, यहाँ पर देखिए इस इमेज के अंदर, ये जो आपका पैसिफिक ओशन है ना, तो आप मान के चलिए कि ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से सारा इधर वाला पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये पैसिफिक है, और यहाँ पर ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इससे इधर वाला ये सारा पैसिफिक ओशन है। तो ये अर्थ हमने बताया था कि गोल है, हमारे जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैंने बात किया था कि अर्थ की शेप जियोइड है। तो ये तो प्लेन सरफेस पे आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसे फोल्ड कर देंगे तो ये पीछे जाकर दोनों चीजें, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो ये गोल बन जाएगा। तो पैसिफिक का अगर हम ओशन का देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ से भी कुछ गोल गोल सा बन रहा है और यहाँ से भी कुछ गोल सा बन रहा है। तो ये जो पैसिफिक है आपको राउंड शेप में नजर आ जाएगा, और इसीलिए ये सबसे बड़ा जो है आपका ओशन नजर आ रहा है हमें। पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप, और कौन कौन से एरियाज जो इनको टच करता है? ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ टच कर रहा है पैसिफिक ओशन? अगर हम बात करें, यहाँ पर पैसिफिक है तो यहाँ पर ये एशिया है, और यहाँ पर भी पैसिफिक है, ऑस्ट्रेलिया को टच कर रहा है, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका। तो इन 4 कॉन्टिनेंट्स को यहाँ पर टच करता हुआ नजर आ रहा है। आगे बात करें अटलांटिक ओशन के बारे में, ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है आफ्टर द पैसिफिक ओशन। इसकी जो शेप है वो एस शेप है। एस कैसे बन रहा है? अब एस देखना पड़ेगा हमें कि किस तरह से यहाँ पर ये एस शेप में जो है हमें नजर आ रहा है। तो ये है आपका अटलांटिक ओशन। तो देखेंगे आप, ये कुछ इस तरह से बन रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है एस जैसा लग रहा है हमें, तो यही इसी की बात कर रहे हैं कि अटलांटिक ओशन जो है ये पूरा, ये एस जो होता है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, उसके जैसा इसका शेप जो हमें नजर आती है। ऊपर अगर बात करें नॉर्थ और साउथ में, इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका टच कर रहे हैं, और वेस्ट और यूरोप और अफ्रीका टच कर रहे हैं आपके इधर। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप रहा, ये आपका अफ्रीका रहा। तो ये चारों कॉन्टिनेंट इसको चारों तरफ से टच कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका अटलांटिक ओशन है, इसकी जो ओशन की कोस्ट है, जो इसका किनारा है वो हाईली इंडेंटेड है। हाईली इंडेंटेड का मतलब क्या है? कि टूटा हुआ है, मतलब कि जैसे कि यूं मान लीजिए इस तरह से है, इस तरह से आपका कोस्ट नजर आएगा। मतलब एक तो कोस्ट हो सकती है बिल्कुल प्लेन, और एक आपकी इस तरह से, तो हाईली इंडेंटेड है, टूटी हुई नजर आएगी, इरेगुलर है। और यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स भी नजर आते हैं हमें। पोर्ट्स कौन से? सी पोर्ट, जहाँ पर समुद्री जहाज जो आके खड़ते हैं। और ये आपका अटलांटिक ओशन की कुछ मेन चीजें थी। आगे अगर बात करें इंडियन ओशन के बारे में, इंडियन ओशन पूरी वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर है, एंड दैट इज आवर बिलव्ड नेशन। कौन सा? इंडिया, भारत के नाम पर है। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। तो ये रहा आपका इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन की बात करें तो आप देखेंगे ऊपर जाकर, यहाँ से तो ये ब्रॉड है, लेकिन ऊपर जाकर ये थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ आपका ट्रायंगुलर शेप में हमें नजर आता है। ठीक है, अब बात करें, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर एशिया लगता है, और वेस्ट में अफ्रीका, यहाँ पर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया नजर आता है, और नीचे अंटार्कटिका नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें
जहाँ पर इंडियन ओशन के अलावा आर्कटिक ओशन आपको नजर आता है। अंटार्कटिका की अगर बात करें तो अंटार्कटिका बिल्कुल साउथ में, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ को अंटार्कटिका होगा। अब उसके अलावा बात करें आर्कटिक ओशन के बारे में, तो आर्कटिक कहाँ है, ये नॉर्थ पोल के पास है, ठीक है। नॉर्थ पोल कहाँ पर है, बिल्कुल नदर्न साइड में आपको आर्कटिक ओशन नजर आ जाएगा, और ये नॉर्थ पोल के पास है। ये इसको कनेक्ट करता है, पैसिफिक भी कनेक्ट करता है, इसको आपका अटलांटिक भी कनेक्ट करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका आर्कटिक ओशन है, अब ये इसकी बाउंड्री लाइन है। तो यहाँ पर देखें अटलांटिक भी टच कर रहा है इसको, पैसिफिक भी टच कर रहा है, ये दोनों साइड से, ओके। तो ये आपका जो हो गया आर्कटिक ओशन हो जाएगा। आगे बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। हमारा लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया। एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर क्या है, इस तरह से आपको एटमॉस्फेयर नजर आ जाएगा। हमारी पृथ्वी है, उसके ऊपर बादल है, फिर उसके ऊपर डिफरेंट लेयर्स नजर आ जाएंगी आपको, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी ज़िंदगी का, इंसानों की, जानवरों की, क्योंकि यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, इंपॉर्टेंट गैसेज मिलती हैं। अगर बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी की जो ज़मीन है वहाँ से 1600 किलोमीटर, मतलब ये हाइट की बात कर रहे हैं, लगभग 1600 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर जो है हमारा फैला हुआ है। और ये एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो 5 डिफरेंट लेयर हैं, जिनमें क्या है, जिनका कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है। मतलब कि जिसकी बात करें ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो ये 5 लेयर्स हो जाएगी। अब हमने ये 5 लेयर बनाई किस हिसाब से हैं, हमने बनाई है ये टेम्परेचर के हिसाब से, इनकी कॉम्पोजिशन के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से, कि किसी लेयर में टेम्परेचर कम हो रहा है, किसी में ज़्यादा हो रहा है, किसी में डेंसिटी ज़्यादा है गैसेज की, किसी में कम है, किसी में कॉम्पोजिशन गैसेज का अलग है, कोई और अलग अलग गैसेज मिलते हैं, किसी में अलग मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें अलग अलग है, इसके बेसिस पे 5 अलग अलग लेयर्स में हमने एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर रखा है, जो हमारी अर्थ के बाहर हमें नजर आता है 1600 किलोमीटर की हाइट तक। तो ये हमारा तीसरा डोमेन हो जाता है। और चौथा डोमेन हमारा क्या है, बायोस्फीयर, डोमेन ऑफ द लाइफ भी इसे कहा जाता है। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। मैंने बताया था आपको कि लैंड, वाटर एंड एयर के बीच में ये नैरो जोन है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बायोस्फीयर, जानवर ये वो भी हैं, जमीन वाले भी हैं, फिशेस भी हैं, उड़ने वाले भी हैं, और ये तीनों जोन है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो तीनों जोन के बीच का ये जोन, इसको बायोस्फीयर कहा जाता है। और इसी जोन के अंदर जो लाइफ है, ब्यूटीफुल लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। यूनिक प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारी स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स देखने को मिलती हैं, और यही सब चीज़ें मिलकर आपका बायोस्फीयर जो है वो बनाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन्स थे। अभी इसके अंदर हमें जो भी डिटेलिंग है 6th क्लास नहीं, जब हम आगे आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हुए जाएंगे। अभी सिर्फ ये एक ओवरव्यू है आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होगी। आगे अगर बात करें तो हमारा NCERT का फाउंडेशन कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है 2999 के अंदर। इस कोर्स के अंदर आपको इसी तरह से जो बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होगी। आप इस कोर्स को बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो कि गोयला क्लासेस के नाम से हैं, और वहाँ पर जाकर इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीट सभी सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, और ये कोर्स आपका UPSC 2024 को टारगेट करते हुए बनाया गया है। तो आगे अगर चलें तो ये जो लेक्चर है यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि और भी जो अपडेट्स है आपको मिलती रहे। धन्यवाद।